हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन टू अभ्यास ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक नए सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो हमारा जो सेशन होगा वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ साल्ट पे बेस्ड होगा। इस टॉपिक में हम लोग डिफरेंट टाइप के इनऑर्गेनिक साल्ट्स का डिकम्पोजिशन देखेंगे, एज वेल एज ये भी देखेंगे कि डिकम्पोज करने के बाद किस तरह के ये प्रोडक्ट्स को फॉर्म करता है, कौन से गैसेस प्रोडक्ट्स को फॉर्म करता है। साथ ही साथ इस एस्पेक्ट को कवर करने के बाद, दैट इज किस तरह का प्रोडक्ट बनता है, इसको कवर करने के बाद हम लोग डिफरेंट टाइप के साल्ट्स के थर्मल स्टेबिलिटी को भी कंपेयर करेंगे कि कौन सा साल्ट जो है वो ज़्यादा थर्मली स्टेबल है, कौन कम थर्मली स्टेबल है। ये भी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। और इस पे बेस्ड हम लोग जो प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं, जेईई नीट में जो क्वेश्चन आए हैं, इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से कवर करेंगे। एक और पॉइंट आप इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले समझे कि ये कोई बुक्स में या एनसीईआरटी में आपका प्रिस्क्राइब्ड चैप्टर है नहीं। एक्चुअली क्या है कि हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स जो कि अलग अलग चैप्टर्स में जनरली यूज होते हैं, उन सभी साल्ट्स का एक कलेक्शन बना करके और उसके हीटिंग इफेक्ट को यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया है। जैसे आप मान लो एस ब्लॉक पढ़ रहे हो तो एस ब्लॉक में आप अल्कली मेटल के कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स, इसको देखोगे। आप हो सकता है पी ब्लॉक पढ़ रहे हो तो अमोनियम कंपाउंड्स के बारे में आप देखोगे, फॉस्फेट्स देखोगे। तो वेराइटी ऑफ साल्ट्स है और इन वेराइटी ऑफ साल्ट्स को हीट करने के बाद अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो डिफरेंट चैप्टर्स में जब हम चीज़ें कवर करते हैं तो ये होता है कि हम लोग चीज़ों को भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ ला करके आपको यहीं पे प्रोवाइड कर दिया जाए, जिससे आप आसानी से चीज़ों को समझ पाए, ठीक है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है ये। इसको आप अच्छे तरीके से कवर करें और एट द लास्ट आपको ये भी फील होगा कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ साल्ट में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि साल्ट्स होता क्या है। तो साल्ट्स के बारे में तो आप जानते ही है कि साल्ट क्या है। तो साल्ट इज द न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट, न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आपको पता है कि साल्ट जो है वो एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट है, यानी कि एसिड बेस को जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो आफ्टर रिएक्शन हमको एज अ प्रोडक्ट साल्ट मिलता है प्लस वाटर मिलता है, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन आप जानते हैं पहले से। तो अगर मैं सिंपल में इसको लिखूं तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि एसिड प्लस बेस ये जब आपस में न्यूट्रलाइजेशन शो करेंगे, देन आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन वी गेट साल्ट प्लस वाटर। हम लोग इंटरेस्टेड इसी साल्ट में, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एसिड को रिप्रेजेंट करूं तो एसिड को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? एसिड को हम लोग जनरल फॉर्म में HA से रिप्रेजेंट करते हैं और बेस की बात करें तो हम लोग इसको BOH से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन होगा एसिड और बेस के बीच में तो जो हमारा साल्ट बनेगा वो कैसा होगा? तो साल्ट इज BA, ठीक है, प्लस ये क्या प्रोवाइड करेगा? वाटर। अगर हम लोग यहां से सोचें तो एसिड H प्लस प्रोवाइड कर देगा एज वेल एज A माइनस, और ये जो बेस है ये प्रोवाइड करेगा B प्लस, साथ ही साथ OH माइनस। अपोजिटली चार्ज्ड आयंस जो होंगे वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है, और साल्ट एज वेल एज वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। अब इस साल्ट में हमारे पास दो कंपोनेंट है। एक है इस साल्ट में हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक है B प्लस, ठीक है, और एक है हमारे पास A माइनस। और इनके बीच में कैसा फोर्स लग रहा है? इनके बीच में लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि एक कैटायन और एक एनायन है। तो कैटायन एनायन के बीच में कैसा फोर्स लगता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है। अच्छा, इस कैटायन को हम लोग बोलते हैं बेसिक रेडिकल। इस कैटायन को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? बेसिक रेडिकल। क्यों बेसिक रेडिकल बोलते हैं? क्योंकि ये रेडिकल आया कहां से? बेस से आया है। और इस एनायन को हम लोग क्या बोलते हैं?
एसिडिक रेडिकल, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक रेडिकल। यानी कि हम लोग सिंपल वे में ये भी कह सकते हैं कि साल्ट जो है वो एसिडिक एज वेल एज बेसिक रेडिकल के कॉम्बिनेशन से बनता है। साल्ट किससे बनता है, एसिडिक एज वेल एज बेसिक रेडिकल के कॉम्बिनेशन से बनता है। और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों एसिडिक एज वेल एज बेसिक रेडिकल के बीच में होगा, उतना ही हमारा स्टेबल या स्ट्रॉन्ग साल्ट का फॉर्मेशन होगा। ये तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया कि साल्ट फॉर्म कैसे होता है। अब हम लोग साल्ट को जो है उसके एसिडिक रेडिकल के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। तो समझेंगे बेसिक रेडिकल के रूप में क्या है, कैटायंस। और कैटायंस कहने का मतलब जनरली हमारे पास क्या होंगे, मेटल्स, ठीक है। तो मेटल का जो टाइप होगा वो तो हमारे पास फिक्स ही होगा, हो सकता है अल्कली मेटल हो, अल्कलाइन अर्थ मेटल हो, ये तो फिक्स होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग एसिडिक रेडिकल की बात करें तो ये डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स के सीरीज को रिप्रेजेंट कर देगा। जैसे मान लो अगर एसिडिक रेडिकल हमारे पास रहा कार्बोनेट, थोड़ा सा समझेंगे, अगर हमारे पास एसिडिक रेडिकल क्या रहा, कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, CO3 डबल माइनस। तो एसिडिक रेडिकल अगर कार्बोनेट है तो ये किस तरह के साल्ट के सीरीज को बताएगा, कार्बोनेट साल्ट को इंडिकेट करेगा। बात समझ में आ रही। अगर ये बाइकार्बोनेट होता, बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस, तो ये बाइकार्बोनेट साल्ट को इंडिकेट करेगा, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारे पास क्या हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, ठीक है। हमारे पास ये आपका बाइसल्फेट हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप्स पॉसिबल है। ये आपका क्या हो गया, नाइट्रेट साल्ट, ये हमारे पास क्या हो गया, सल्फेट, ये हमारे पास क्या हो गया, बाइसल्फेट। तो हमारा जो यहाँ पे मोटो है कि अगर इस तरह के साल्ट्स को हीट करें तो आफ्टर हीटिंग ये किस तरह के प्रोडक्ट्स को फॉर्म करेगा, ये हमको यहाँ पे पता करना है, ठीक है। तो हम लोग साल्ट को जो यहाँ पे क्लासिफाई करने जा रहे हैं वो किसके बेसिस पे क्लासिफाई करने जा रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक रेडिकल प्रेजेंट इन द साल्ट, ठीक है। साल्ट में कैसा एसिडिक रेडिकल प्रेजेंट है उसके बेसिस पे, और फिर फर्दर उसको हीट करने से क्या क्या चेंजेस आएगा ये भी हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आप इसको नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करें और इसको नोट कर लें पहले। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं कार्बोनेट साल्ट। पहले हम लोग कार्बोनेट साल्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि इस पूरे सेशन को कवर करने के बाद आपको साल्ट्स को हीट करने के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा आप आसानी से बता पाएंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आप वीडियो लेक्चर को आप अच्छे तरीके से कवर करें। तो पहला है हमारे पास कौन सा, कार्बोनेट, कार्बोनेट साल्ट। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कार्बोनेट साल्ट से, और कार्बोनेट को हम लोग इंडिकेट कैसे करेंगे, CO3 डबल माइनस। तो कार्बोनेट के स्ट्रक्चर को सबसे पहले मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँ। ये हमारे पास कार्बोनेट आयन का एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। देखो एक मैं हीटिंग इफेक्ट को समझने के लिए एक ट्रिक प्रोवाइड करूंगा। सभी डिफरेंट टाइप के एसिडिक रेडिकल को हीट करके डिकम्पोज कराऊंगा, ठीक है। तो ये कोई प्रपोज्ड मैकेनिज्म नहीं, ये सिंपली याद करने का एक तरीका है, ठीक है। तो इसको आप एक ट्रिक के थ्रू ही समझेंगे। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ये जो हमारा कार्बोनेट आयन है, इस कार्बोनेट आयन में जो ऑक्सीजन का निगेटिव है, ये मान लो यहाँ पे अगर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करें, एज्यूम कर लेते हैं, तो कार्बन के पास ऑलरेडी टोटल कितने बॉन्ड्स हैं, 4 बॉन्ड है। जैसे ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड जो है वो आपका क्लीव कर जाएगा, ऐसा हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। ऐसा कोई प्रपोज्ड मैकेनिज्म होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे याद रखने के लिए इसको ऐसा इस तरीके से हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो ये बन जाएगा CO2, ये एक ऑक्सीजन और ये एक ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा, CO2, कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। और यहाँ से ये जो है ये बाहर निकल जाएगा। कैसे बाहर निकलेगा, एक निगेटिव तो है ही, और इन इलेक्ट्रॉनों का जब इस पे ट्रांसफर होगा तो एक और निगेटिव आ जाएगा, यानी कि ये बाहर निकलेगा O डबल माइनस के रूप में, यानी कि इस फॉर्म में निकलेगा बाहर, बता दो, ऑक्साइड आयन के फॉर्म में बाहर निकलेगा, ठीक है। अब इसी को आप जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हो, तो आप लिखते हो कि अगर हमारे पास कोई मेटल कार्बोनेट है
तो मेटल कार्बोनेट से हमको क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस CO2। बस इसी एनायन में मैंने क्या कर दिया, जो भी कटायन मौजूद रहा होगा, जो भी बेसिक रेडिकल मौजूद होगा उसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो हमको क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे पास एक जनरल तरीका हो गया, एक जनरल ट्रेंड हो गया कि हम कह सकते हैं कि इन जनरल मेटल कार्बोनेट हीट करने के बाद क्या प्रोवाइड करते हैं, तो मेटल ऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैं इसमें कुछ एग्जांपल्स आपको प्रोवाइड करूं, तो जैसे मान लो हमारे पास अगर जिंक कार्बोनेट होता, तो जिंक कार्बोनेट आफ्टर हीटिंग क्या प्रोवाइड करेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। हमारे पास मान लो कैल्शियम कार्बोनेट होता, तो कैल्शियम कार्बोनेट हीट करने पे क्या प्रोवाइड करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। इसी तरीके से हम कह सकते हैं हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट होता, तो ये भी हीट करने पे क्या प्रोवाइड करेगा, FeO प्लस CO2। अगर हमारे पास फेरिक कार्बोनेट होता, Fe2CO3 होल ट्वाइस, हमारे पास क्या होता, फेरिक कार्बोनेट। तो फेरिक कार्बोनेट हीट करने पे क्या प्रोवाइड करता है, Fe2O3 प्लस CO2, ये हमको प्रोवाइड करता। तो ओवरऑल हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ये डिफरेंट तरह के मेटल कार्बोनेट्स जो है वो एक जनरल ट्रेंड को फॉलो करते हुए कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जैसे मान लो हमारे पास एल्यूमिनियम कार्बोनेट होता, Al2CO3 होल ट्वाइस, तो एल्यूमिनियम कार्बोनेट को हीट करते तो ये क्या बनाता, Al2O3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता। तो ये तो एक जनरल ट्रेंड हो गया, लेकिन जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो जनरल ट्रेंड से थोड़ा सा हट के क्वेश्चन आते हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें एक्सेप्शंस क्या क्या है। ठीक है, इसमें हम लोग एक्सेप्शंस को देखते हैं, और एक्सेप्शंस ही बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं को आप अच्छे से याद अगर रखते हैं तो फिर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्सेप्शन में देखें तो कहता है कि अल्कली मेटल कार्बोनेट्स except lithium does not decomposes on heating। अल्कली मेटल कार्बोनेट्स जो हैं लिथियम को छोड़ करके, किसको छोड़ करके, लिथियम को छोड़ करके हीट करने पे डिकम्पोज नहीं करते। अब अल्कली मेटल कार्बोनेट्स कौन कौन होते हैं, तो अल्कली मेटल हमारे पास क्या क्या होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, तो उसमें हमको किसको छोड़ देना है, लिथियम को छोड़ देना है। यानी कि अगर हम लोग सोडियम का कार्बोनेट ले लें या पोटेशियम का कार्बोनेट ले लें, हो सकता है रुबिडियम कार्बोनेट ले लेते हैं या सीजियम कार्बोनेट ले लेते हैं, और अगर आप इसको हीट करेंगे तो इसको हीट करने पे कोई रिएक्शन होता हुआ नहीं दिखता, यानी कि नो डिकम्पोजिशन, ये कोई डिकम्पोजिशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। लेकिन इसी में आपको ध्यान रखना है कि इसी के ग्रुप का एक कौन है मेटल हमारे पास, लिथियम का कार्बोनेट Li2CO3। तो लिथियम के कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे तो ये हीट करने पे इस जनरल ट्रेंड को फॉलो करता है, यानी कि क्या बना देता है, तो बना देता है लिथियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो ये स्पेशली आपको याद होना चाहिए कि सभी अल्कली मेटल, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या कहना है, सभी अल्कली मेटल हीट करने पे डिकम्पोज नहीं करते हैं, किसको छोड़ करके, लिथियम के कार्बोनेट को छोड़ करके। लिथियम का कार्बोनेट जो है वो हीट करने पे डिकम्पोज कर जाता है। एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब अगर हम लोग दूसरे एक्सेप्शन की तरफ चलें, जो हमारा सेकंड एक्सेप्शन है, तो सेकंड एक्सेप्शन कहता है कि सम नोबल मेटल carbonates gives their metallic bead after strong heating। कुछ जो हमारे पास नोबल मेटल के कार्बोनेट है वो हीट करने पे
अपने मेटालिक बीड को प्रोवाइड करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ ये भी हम लोग देखते हैं, तब तक आप उन सब चीजों को नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सम नोबल मेटल कार्बोनेट्स में हमारे पास जैसे मान लो सिल्वर का कार्बोनेट है, जैसे हमारे पास क्या है, सिल्वर का कार्बोनेट Ag2CO3। तो Ag2CO3 को अगर आप हीट करते हो तो ये इनिशियली जनरल ट्रेंड को ही फॉलो करता है, सिल्वर ऑक्साइड बनाता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। लेकिन ये जो हमारा नोबल मेटल का ऑक्साइड है ये क्या है, अनस्टेबल है। ध्यान रखना है ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, जो कि फर्दर हीटिंग कंटिन्यू करने पे डिकम्पोज होकर के अपने मेटालिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस रिलीज कर देता है क्या, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसको नेट रिएक्शन के रूप में लिखिए तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमको देखने को मिलेगा कि ये जो सिल्वर कार्बोनेट था ये हमको क्या दे दे रहा है, सॉलिड फॉर्म में ये सिल्वर प्रोवाइड कर दे रहा है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 1/2 O2। तो ध्यान रखिए कि ये जो है ये हमको गैसियस प्रोडक्ट के रूप में ऑब्टेन हुआ, ये हमको क्या मिल गया, गैसियस प्रोडक्ट के रूप में ऑब्टेन हो गया, और ये हमको सॉलिड फॉर्म में मिलता है। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं कि कहा कि हमारे पास कुछ अमाउंट जो था सिल्वर कार्बोनेट का था और उसको स्ट्रांगली हीट किया, तो बताइए कितना रेसिड्यू बचेगा। तो आपको नेट रिएक्शन कौन सा लिखना पड़ेगा, ये वाला रिएक्शन लिखना पड़ेगा, और रेसिड्यू का अमाउंट जो है वो आप स्टोइकियोमेट्री का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो है वो यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो एक तो हमारे पास हो गया कौन सा, सिल्वर का कार्बोनेट। दूसरा जो हमारे पास मेटल है वो है मरकरी कार्बोनेट HgCO3। तो HgCO3 को भी अगर आप हीट करेंगे तो ये सेम ही तरीके से पहले कन्वर्ट हो जाएगा HgO प्लस CO2 में, मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस CO2 में, और ये HgO जो है वो फर्दर अनस्टेबल होने के कारण कन्वर्ट हो जाता है Hg प्लस हाफ O2 में। ठीक है, इसको भी अगर आप नेट लिखते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, HgCO3 से हमको क्या मिल जाता है बताओ, Hg प्लस CO2 प्लस हाफ O2 ऑब्टेन होता। ठीक है, तीसरा जो है हमारे पास, थर्ड इज प्लैटिनिक कार्बोनेट PtCO3 होल ट्वाइस। अगर PtCO3 होल ट्वाइस को हीट करें तो यहां से हमको मिलता है प्लैटिनिक ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये जो प्लैटिनिक ऑक्साइड है ये भी आपका क्या होता है, अनस्टेबल, और हीट करने पे किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्लैटिनम प्लस ऑक्सीजन में। इसको भी अगर आप नेट लिखेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा PtCO3 होल ट्वाइस से प्लैटिनम प्लस CO2 प्लस O2 में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये जनरल ट्रेंड समझ में आ रहा होगा। तो ये जो हमारे पास है ये नोबल मेटल के कार्बोनेट है और इनको हीट करने पे हमको क्या क्या मिलता है, तो मेटालिक बीड मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, प्लस ऑक्सीजन गैस भी ऑब्टेन होता है। एंड द लास्ट वन इज गोल्ड कार्बोनेट, या इसको आप औरस कार्बोनेट भी बोल सकते हो, AuCO3 ठीक है, औरस कार्बोनेट। औरस करने का मतलब गोल्ड की वैलेंसी यहाँ पे कितनी है, 1 है। इसको हीट करने पर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं प्रोडक्ट, इसको हीट करने पे हमको मिलता है गोल्ड प्लस CO2 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो ओवरऑल कितने हमारे पास नोबल मेटल्स हो गए, टोटल हमारे पास नोबल मेटल्स हो गए 4, और इन चारों को हीट करने पे हमको क्या मिलता है, तो मेटालिक बीड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो इसको हम लोग याद रख सकते हैं, एक वर्ड मैंने लिखा है HAPA, हापा। इसका मीनिंग क्या हो गया, तो हापा जो है वो चारों मेटल्स को इंडिकेट करे। H स्टैंड फॉर Hg दैट इज मरकरी, A स्टैंड फॉर सिल्वर, P स्टैंड फॉर प्लैटिनम एंड A स्टैंड फॉर गोल्ड। ठीक है, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, और इनके जो कार्बोनेट्स होंगे, इनके जो क्या होंगे बता दो, कार्बोनेट्स, इनके जो कार्बोनेट्स होंगे वो क्या प्रोवाइड करते हैं, तो वो प्रोवाइड करते हैं मेटालिक बीड प्लस CO2 प्लस O2। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा एक्सेप्शनल केस हो गया जहां पे हमको जनरल ट्रेंड से थोड़ा सा अलग
बिहेवियर जो है देखने को मिलता है। पहला क्या था, तो सारे अल्कली मेटल के कार्बोनेट हीट करने पर डिकम्पोज नहीं करते हैं, किसको छोड़ करके, लिथियम के कार्बोनेट को छोड़ करके। लिथियम का कार्बोनेट जो है वो हीट करने पे लिथियम ऑक्साइड एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे नोबल मेटल के कार्बोनेट्स होते हैं जो हीट करने पे मेटालिक बीड देते हैं। मेटालिक बीड करने का मतलब अपने मेटालिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों कन्वर्ट होते हैं, इसका रीजन भी मैंने समझा है कि इन नोबल मेटल्स के ऑक्साइड्स जो है वो अनस्टेबल होने के कारण तुरंत अपने मेटालिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं एज वेल एज ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। और ये है कौन कौन से मेटल, एक बार सोचो कौन कौन से मेटल है, तो बस इतना याद रखना है, हापा H स्टैंड फॉर मरकरी, A स्टैंड फॉर सिल्वर, P स्टैंड फॉर प्लैटिनम एंड फिर से जो A आएगा उसका मतलब गोल्ड, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको याद रहेंगी, ठीक है। फिर और आगे बढ़ते हैं और कुछ एक्सेप्शनल केसेस को कवर करते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे भी कार्बोनेट्स होते हैं, कुछ ऐसे भी कार्बोनेट्स होते हैं जो सिर्फ वोलाटाइल प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, ये भी इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखेंगे। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है अमोनियम कार्बोनेट का, NH4 होल ट्वाइस CO3। इसको हीट करने पे क्या ऑब्टेन होता है वो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। क्या नाम है इसका बताओ, अमोनियम, दिस इज कॉल्ड अमोनियम कार्बोनेट, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड अमोनियम कार्बोनेट। अगर हम लोग इस अमोनियम कार्बोनेट को हीट करें तो हीट करने के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा, थोड़ा सा सोचते हैं। इसको मैं फिर से ट्रिक के थ्रू समझाता हूं। देखो जहां पे भी अमोनियम का साल्ट हो तो आप क्या कर लेना, इस NH4 को NH3 और H+ के कॉम्बिनेशन में सोचना है। किसके कॉम्बिनेशन में सोचोगे, NH3 प्लस H+, ठीक है। तो यहां से सोचो कि जैसे ही ये आपका डिकम्पोज होगा तो यहां से कितने NH3 मिलेंगे, तो 2 NH3 हमको मिल जाएगा और साथ में कितने H+ मिलेंगे, 2 H+। और यहाँ पे क्या है, कार्बोनेट, तो 2 H+ और कार्बोनेट मिलकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2CO3 में। और आपको पता है कि H2CO3 जो है वो क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है। कार्बोनिक एसिड जो है ना ये अनस्टेबल होता है, आपने पढ़ा भी होगा 11th में। तो H2CO3 अनस्टेबल होने के कारण H2O + CO2 दे देता है। तो यहां से हमको साथ में क्या मिल जाएगा, H2O + CO2। चूंकि हीट कर रहे हैं तो सभी हमको किस फॉर्म में मिलेंगे, गैसियस फॉर्म में मिलेंगे। यानी कि सारे जो प्रोडक्ट्स होंगे वो कैसे प्रोडक्ट होंगे, तो वोलाटाइल प्रोडक्ट होंगे। तो अमोनियम कार्बोनेट जो है वो हीट करने के बाद सभी वोलाटाइल प्रोडक्ट को प्रोवाइड करता है। तो आपसे पूछा जाए कि एक ऐसा कार्बोनेट का नाम बताओ विच अपॉन हीटिंग गिव्स ओनली वोलाटाइल प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं ये एक ऐसा कार्बोनेट है, द कार्बोनेट विच अपॉन हीटिंग only gives volatile प्रोडक्ट। अगर ऐसा एक क्वेश्चन आ गया या किसी क्वेश्चन के पैराग्राफ में ये रहा शामिल तो हम बोल सकते हैं कि वैसा वो कार्बोनेट कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा कार्बोनेट बता दो, अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ओवरऑल ये हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारा कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज करता है एंड आफ्टर डिकम्पोजिशन किस किस तरह के प्रोडक्ट हमको ऑब्टेन होते हैं। एक बार सारे टर्म्स को एक साथ रिकॉल कर लेते हैं, एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं, जिससे फिर से हम लोग चीज़ों को एक बार अच्छे तरीके से समझ पाएं। तो देखते हैं कि किस तरीके से हमारा कार्बोनेट साल्ट जो है वो डिकम्पोज किया था। एक साथ सभी पॉइंट्स को एक ही पार्ट में हम लोग कवर करके देखते हैं, ठीक है। तो देखें ये हमारे पास हो गया कार्बोनेट साल्ट, ये हमारे पास हो गया क्या बताओ, कार्बोनेट साल्ट। कितने केसेस आए, तो अगर आप सोचोगे तो हमारे पास टोटल जो केसेस आ रहे हैं वो लगभग आपको समझ में आ रहा हो कि मोटा मोटी 4 केसेस हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। पहला केस क्या है, तो ये है हमारा जनरल केस। ये हमारा क्या है, जनरल केस। जनरल केस क्या है, तो जनरल केस में क्या होता है कि कार्बोनेट साल्ट decomposes to give metal oxide and
कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा जनरल केस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इसमें हमारे पास कुछ ऐसे मेटल कार्बोनेट्स होते हैं जो डिकम्पोज नहीं करते, ठीक है। तो डिकम्पोज करने वाले कौन कौन से नहीं है, तो सोडियम का कार्बोनेट, पोटेशियम का, रुबिडियम का, एज वेल एज सीजियम का, ठीक है। इस वाले केस में तो डिकम्पोज तो करते हैं, यहाँ पे जो कार्बोनेट्स हैं वो डिकम्पोज तो करते हैं, लेकिन डिकम्पोज करने के बाद ये क्या प्रोवाइड करते हैं, तो डिकम्पोजेस टू गिव, बताओ, मेटालिक बीड। ये डिकम्पोज करके मेटालिक बीड प्रोवाइड करते हैं। और इसमें हमारे पास कौन कौन है, अच्छा, मेटालिक बीड के साथ साथ क्या देते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या देते हैं, ऑक्सीजन। इसमें हमारे पास कौन कौन है, तो हापा। हापा का क्या मतलब था बता दो, तो हापा का मतलब था H स्टैंड फॉर मरकरी, A स्टैंड फॉर सिल्वर, P स्टैंड फॉर प्लैटिनम, A स्टैंड फॉर गोल्ड, ठीक है। तो एक ये केस था, और एक केस था हमारे पास जो सिर्फ वोलाटाइल प्रोडक्ट देता था, तो डिकम्पोजेस टू गिव ओनली वोलाटाइल प्रोडक्ट्स। और ये हमारे पास कौन सा था, तो ये था अमोनियम का कार्बोनेट। अमोनियम का कार्बोनेट फॉर्मूला क्या था बता दो, NH4 होल ट्वाइस CO3। तो ये हमारे पास टोटल केसेस थे। तो हमको ये 3 स्पेशली याद रख लेना जो एक्सेप्शन है, और बाकी जो बच गए, रेस्ट ऑल जितने भी बच गए वो सब जो है वो जनरल केस को फॉलो करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको कार्बोनेट साल्ट का डिकम्पोजिशन अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। टोटल कितने केस है, तो मात्र 4 केसेस, और इन्हीं चारों केसेस के बेसिस पे आप सभी टाइप के कार्बोनेट्स का डिकम्पोजिशन आसानी से लिख सकते हैं। तो कार्बोनेट को अच्छे तरीके से कवर करने के बाद अब हम लोग मूव करते हैं बाइकार्बोनेट की तरफ, और देखते हैं कि बाइकार्बोनेट साल्ट जो है वो डिकम्पोजिशन के बाद क्या क्या फॉर्म कर सकता है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे भी एक छोटा सा मैकेनिज्म आपको बताऊंगा जिसके बेसिस पे आप क्लियर कर पाओगे कि किस तरीके से बाइकार्बोनेट डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है आफ्टर हीटिंग। ये हमारे पास हो गया एक बाइकार्बोनेट आयन। अब हम लोग इसके साथ एक और बाइकार्बोनेट आयन लेते हैं, ठीक है। क्यों ले रहे हैं ये आपको रिएक्शंस में पता चल जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरा बाइकार्बोनेट आयन हो गया। जैसे हम लोग हीट करते हैं तो ये जो है ये यहाँ पे पाई का फॉर्मेशन करता है, और जब ये पाई का फॉर्मेशन करेगा तो ये वाला पार्ट CO2 के रूप में बाहर निकलना चाहेगा। तो जैसे ही बाहर निकलेगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब ये OH माइनस आयन के फॉर्म में निकला तो ये यहाँ से क्या निकाल लेगा, H+, ठीक है। तो जो पार्ट स्टेबल फॉर्म में बाहर निकलते जा रहे हैं उसको मैं यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहा हूँ। तो ये किस फॉर्म में निकलेगा बाबू, ये निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, और यहाँ से ये OH माइनस यहाँ से क्या निकाल लेगा, H+, और OH माइनस और H+ बाहर निकल के क्या बना लेंगे, H2। और ये जो आपका बॉन्ड है ये इस पे डिकम्पोज करके टूट करके नेगेटिव चार्ज बना लेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे हमारे पास एक स्टेबल फॉर्म और मिल जाएगा जो कि क्या होगा, तो CO3 ठीक है। तो क्लियर क्या हुआ कि अगर हम लोग बाइकार्बोनेट आयन का 2 मॉलिक्यूल ले लें और इसको हीट करें तो आफ्टर हीटिंग ये क्या क्या देता है, तो ये देता है कार्बोनेट CO3 प्लस क्या देता है बाबू, CO2 प्लस H2O। क्या क्या देगा बता दो, तो एक देगा कार्बोनेट, दूसरा क्या देगा CO2 प्लस H2O। जैसे सोचो कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास लिथियम कार्बोनेट हो LiHCO3, तो जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो कितने मॉलिक्यूल को हीट करेंगे, 2 मॉलिक्यूल को, और हीट करने पे ये क्या दे देगा, तो लिथियम का कार्बोनेट दे देगा प्लस CO2 दे देगा प्लस H2O दे देगा, ठीक है। उसी सेम तरीके से अगर हमारे पास सोडियम का कार्बोनेट होता NaHCO3, तो सोडियम के बाइकार्बोनेट को अगर हम लोग हीट करते तो ये क्या बना देता, सोडियम का कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जैसे मान लो हमारे पास पोटेशियम का बाइकार्बोनेट होता तो ये भी हीट करने के बाद देता
पोटेशियम का कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2। तो इस तरीके से हम लोग ढेर सारे रिएक्शंस लिख सकते हैं, बहुत सारे रिएक्शन लिखे जा सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्या होता है, मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट MgHCO3 होल ट्वाइस, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको लिखते हैं तो ये हमारा क्या बनाता है, मैग्नीशियम का कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। तो बस जनरल ट्रेंड आपको पता होना चाहिए और आप रिएक्शंस आसानी से लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैं कुछ और एग्जांपल्स ऐड करता चल रहा हूँ जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि किस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट्स लिख सकते हैं। तो ये बनाएगा CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2। हाँ, अब ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि अगर हम लोग इसको हीटिंग करते रहे, कंटिन्यूअस हीटिंग करते रहे, तो आपको पता है कि जैसे ही मैग्नीशियम कार्बोनेट बना, अब इसको हम लोग स्ट्रांगली हीट करते रहे, हीटिंग जारी रखे कंटिन्यूअसली, तो पता है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट फिर से किसमें डिकम्पोज कर जाएगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2 में डिकम्पोज कर जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो जाएगा, लिथियम कार्बोनेट भी टूट जाएगा किसमें, लिथियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। लेकिन क्या ये दोनों डिकम्पोज करेंगे, तो नहीं। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट कितना भी हीट कर लो तो इसका फाइनल प्रोडक्ट यही होगा। लेकिन अगर इसमें कहा जाए कि स्ट्रांगली हीट करते जा रहे हैं तो इसमें हमारा प्रोडक्ट जो है फर्दर क्या मिल जाएगा, लिथियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो इस तरीके से आप मतलब प्रोडक्ट्स को लिख सकते हैं। इसमें एक और जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आपको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, वो कौन सा है, तो वो है हमारे पास अमोनियम का बाइकार्बोनेट NH4HCO3। तो मैंने तो कॉन्सेप्ट आपको दिया ही है कि अमोनियम आयन हमेशा कैसे सोचा जाएगा, तो अमोनियम आयन सोचा जाएगा कि ये कॉम्बिनेशन है किसका, NH3 प्लस H प्लस का। तो NH3 तो एक तो हमको मिलेगा ही, और H प्लस इस HCO3 माइनस के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, H2CO3। और H2CO3 तो अनस्टेबल होता है, किसमें टूट जाता है, H2O प्लस CO2 में टूट जाता है। और यहाँ पे भी हमको सारे वोलाटाइल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। हमको कैसे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, सारे वोलाटाइल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो इसमें कोई एक्सेप्शनल केस नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दे रहा हूँ कि बाइकार्बोनेट्स के केस में हमारा कोई एक्सेप्शन नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई भी बाइकार्बोनेट हो, अगर हम लोग उसको स्ट्रांगली हीट करेंगे तो हीट करने पे वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अपने कार्बोनेट में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा एज वेल एज वाटर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब तक हम लोगों ने कार्बोनेट एज वेल एज बाइकार्बोनेट कवर कर लिया है। अब हम लोग सल्फेट की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं कि सल्फेट को हीट करने से क्या क्या प्रोडक्ट हमको मिलता है। सल्फेट को हीट करने का मतलब कि अगर कोई भी सल्फेट सॉल्ट है तो सल्फेट सॉल्ट को हीट करने से कौन कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। तो अगर हम लोग सल्फेट का स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर होगा, ये S डबल बॉन्ड हो, ये O माइनस और ये हमारा O माइनस, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेट आयन। क्या होता है कि जैसे हम लोग इसको हीट करते हैं तो आफ्टर हीटिंग ये जो निगेटिव है ये फिर से पाई का फॉर्मेशन करता है। फिर से मैं एक तरीका बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ कि आप याद रख पाए। तो जैसे हम लोग इसको हीट करते हैं तो हीट करने के बाद ये आपका जो निगेटिव है वो पाई का फॉर्मेशन करता है, और पाई का फॉर्मेशन करने के कारण ये जो पार्ट है ये एक स्टेबल कंपाउंड के रूप में रिलीज होने का टेंडेंसी रखता है। और किसके रूप में निकलेगा, SO3 के रूप में। और ये सिग्मा बॉन्ड जो ये सिंगल बॉन्ड जो ये टूटेगा और इस पर कैसा चार्ज लेके आ जाएगा, निगेटिव। तो एक तो हमको मिल गया सल्फर ट्राईऑक्साइड, और दूसरा हमको क्या मिला, O डबल माइनस, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, ऑक्साइड, ठीक है। तो ये तो हमारे पास एक जनरल तरीका हो गया कि अगर हम लोग सल्फेट को हीट करें तो आफ्टर हीटिंग ये सल्फर ट्राईऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, प्लस किसका फॉर्मेशन करता है, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो ये हमारे पास एक जनरल तरीका हो गया। इन जनरल जो हीटिंग का जो प्रोडक्ट होगा ये हम लोग कह सकते हैं ऐसा कुछ होगा। जैसे मान लो हमारे पास सोडियम सल्फेट Na2SO4, तो सोडियम सल्फेट को अगर हम लोग हीट करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनाएगा हमारे पास Na2SO3, ये हमारे पास क्या बनाएगा, तो सोडियम ऑक्साइड Na2O प्लस क्या बनाएगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस, ठीक है। लेकिन इसमें स्पेशल क्या है, तो एक जो सबसे स्पेशल पॉइंट है ये आपका है ग्रुप सेकंड ए के लिए। किसके लिए बाबू, ध्यान रखना है, किसके लिए है, ग्रुप सेकंड ए के लिए। ग्रुप सेकंड ए में क्या है, तो ग्रुप सेकंड ए में जो भी हमारे पास मेटल सल्फेट होंगे
जो भी हमारे पास मेटल सल्फेट होंगे, अगर उसको हीट करें और हीटिंग टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस से कम रखें, ये ध्यान रखना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग ग्रुप सेकेंड ए के किसी मेटल सल्फेट को हम लोग स्ट्रांगली हीट करें और टेम्परेचर कितना रखें 800 डिग्री सेल्सियस से कम, तो इस पर्टिकुलर केस में ये मेटल ऑक्साइड बनाता है और प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस रिलीज करता है। लेकिन अगर हम लोग यहीं पे हीट करें और 800 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट कर दें, ठीक है, कितने से ज़्यादा, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज़्यादा, तो इस केस में ये मेटल ऑक्साइड बनाता है और ये सल्फर ट्राईऑक्साइड जो है वो 800 से ज़्यादा टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाता है और क्या क्या फॉर्म कर देते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस O2 गैस का फॉर्मेशन करता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सोचें कि अगर हमारे पास मान लो होता मैग्नीशियम सल्फेट, क्या होता बताओ, MgSO4, और कोई कहता है कि इसका हीटिंग इफेक्ट लिखे, तो हम पूछते कि टेम्परेचर क्या है, तो टेम्परेचर अगर 800 डिग्री सेल्सियस से कम है तो हम बताते कि ये बनाता है MgO प्लस SO3। लेकिन वहीं अगर टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता तो हम लोग क्या बताते हैं कि ये बनाएगा MgO, और ये सल्फर ट्राईऑक्साइड टूट जाएगा किस किस में, तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोज कर जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड ए के मेटल कौन कौन से, तो हमारे पास सेकंड ए के मेटल हो गए कौन कौन से, तो हो गए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। ठीक है, तो इन सभी के अगर सल्फेट होंगे, इन सभी के अगर हमारे पास सल्फेट होंगे तो इसमें इन सभी के सल्फेट में अगर हीटिंग इफेक्ट सोचा जाए तो कितने केसेस पॉसिबल होंगे, 2 केसेस आर पॉसिबल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और कौन कौन सा केस पॉसिबल हो पाएगा ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। बस टेम्परेचर का फंडा है, अगर टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस से कम है तो ये बनेगा, और अगर 800 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो ये हमारा फॉल होगा। जैसे एक मान लो मैं एग्जाम्पल के रूप में ले लेता हूँ कैल्शियम सल्फेट ही, तो कैल्शियम सल्फेट को अगर आपने हीट किया और टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस से कम रखा तो ये क्या बन जाएगा बता दो, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SO3। और इसी में अगर हम लोगों ने इसको 800 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड तो बनेगा ही, और ये आपका डिकम्पोज कर जाएगा SO2 प्लस O2 में। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हुआ। अब हम क्या करते हैं कि कुछ और भी इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जो कि सल्फेट के फॉर्म में है उसका डिकम्पोजिशन देखते हैं। तो पहले आप इसको नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस लिस्ट में हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड आता है FeSO4.7H2O, FeSO4.7H2O, जिसको आप ग्रीन विट्रियोल भी बोलते हैं। जिसको आप क्या बोलते हैं बताओ, ग्रीन विट्रियोल भी बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं ये भी, तो इन इंपॉर्टेंट केसेस को मैं अलग से नंबर कर रहा हूँ। तो अगर मैं ग्रीन विट्रियोल का हीटिंग इफेक्ट देखूं तो देखो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, टोटल 7 H2O का मॉलिक्यूल है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आने के बाद ये टोटल 7 H2O का मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, FeSO4 में। ठीक है, अभी क्या है, तो अब ये हाइड्रेटेड है, दिस इज हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। ठीक है, और जब हम लोग स्ट्रांगली हीट करते हैं तो पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर निकल जाता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू एनहाइड्रस फॉर्म, अगर हम लोग फर्दर इसको हीट करें तो हीट करने पे ये आपका डिकम्पोज करता है और कन्वर्ट हो जाता है Fe2O3। किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस देता है, प्लस ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन करता है।
ऐसा मैंने क्यों लिख दिया डायरेक्टली, क्योंकि इसके हीटिंग के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो 800 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होते हैं। तो पहले क्या बना, Fe2O3 बना, प्लस क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस हमारा ऑक्सीजन गैस बन गया। ठीक है, अगर मैं इसको बैलेंस करने के लिए एक बार चेक कर लूँ तो 2 आयरन इधर है, इधर भी 2 आयरन, 2 सल्फर, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, और ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 8, 3, 4, 7 और 1, 8। ठीक है, बैलेंस है। अब क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड का कॉम्बिनेशन जो है वो ऑक्सीजन के साथ होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन तभी पॉसिबल है जब हमारे पास कैटलिस्ट के रूप में फेरिक ऑक्साइड मौजूद हो। क्या मौजूद हो, फेरिक ऑक्साइड, और यहाँ पे तो Fe2O3 बन ही रहे। तो ये इनके कॉम्बिनेशन के लिए कैसे काम करता है, कैटलिस्ट की तरह, और इनके कॉम्बिनेशन को फेवरेबल बना देता है। यानी कि इसके प्रेजेंस में ये आसानी से कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, SO3 का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि हमको तो जो फंडा दिया गया था पहले कि अगर 800 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हीट करे तो ठीक है, SO3 डिकम्पोज करके SO2 प्लस O2 बना देता है। लेकिन इस केस में एक और एक्स्ट्रा सब्सटेंस जो बना है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, वो एज अ कैटलिस्ट की तरह काम करता है और इनके कॉम्बिनेशन को, दैट इज SO2 प्लस O2 के कॉम्बिनेशन को फेवर कर देता है। अब अगर हम लोग इसको नेट लिखें, थोड़ा सा समझेंगे, नेट लिखें तो क्या होगा कि हमारे पास ये जो 2 मॉलिक्यूल है FeSO4 का, ये हीट करने पे, और हीटिंग कितने से ज़्यादा टेम्परेचर पे हो रही है बाबू, 800 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पे हो रही है। ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बनाएगा, तो Fe2O3 बनाएगा, प्लस क्या देगा, तो 2 SO2 में से 1 SO2 निकल जाएगा, तो एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूल देगा और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूल देगा। यानी कि ओवरऑल एक ऐसा मेटल सल्फेट, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक ऐसा मेटल सल्फेट जो 2 सल्फर के ऑक्साइड्स को फॉर्म करता है, 2 सल्फर के ऑक्साइड्स को फॉर्म करता है, वो हमारे पास कौन सा है, तो ग्रीन विट्रियोल, या सिंपली आप बोल सकते हैं FeSO4। तो ये हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड एज वेल एज सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ये हमारे पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड हो गया। इसके अलावा भी कुछ और कंपाउंड्स हैं जिसको हम लोग देखते हैं। तो देखो, इसके बाद ग्रीन विट्रियोल के बाद हमारे पास है CuSO4.5H2O, जिसको आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल। तो CuSO4.5H2O को पहले की तरह हीट करें तो अभी ये क्या है, हाइड्रेटेड फॉर्म में। हीट करने से पहले क्या होगा, तो ये एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर देगा। अब आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू एनहाइड्रस फॉर्म, जब हम लोग हीट करें तो यहाँ पर भी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट जो है वो 800 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही होता है, यानी कि 800 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पे ये टूटता है, डिकम्पोज करता है। और क्या बनाता है, तो ये बनाता है CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस। तो ये तो हमारे जनरल ट्रेंड के अनुसार ही है, लेकिन इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा सेकंड केस हो गया। इसके बाद और भी कुछ केसेस है, देखो ये जनरल है तो इस पर मैं ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। सिंपली आप जैसे ही देखोगे 800 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर है तो क्या करोगे, तो SO3 को SO2 प्लस O2 में कन्वर्ट कर दोगे। इसके बाद जैसे हमारे पास है ZnSO4.7H2O, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, दिस इज कॉल्ड, बोलो व्हाइट विट्रियोल, है ना। तो ये हमारा व्हाइट विट्रियोल है। तो इसको अगर हम लोग हीट करेंगे तो ZnSO4.7H2O जो है वो पहले हीट करने पे किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, एनहाइड्रस फॉर्म में, ZnSO4 में। और इस ZnSO4 को फर्दर हीट करने पे ये कन्वर्ट हो जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस हाफ O2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और केसेस हैं। जैसे हमारे पास एक केस है फेरिक सल्फेट का Fe2SO4 होल थ्राइस। इसको अगर हम लोग हीट करें तो आफ्टर हीटिंग ये कन्वर्ट होता है Fe2O3 में, प्लस ये आपका प्रोवाइड करता है SO3 गैस। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है।
तो फेरिक सल्फेट को अगर हम लोग हीट करें तो ये Fe2O3 प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करता है। तो ओवरऑल अब तक हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, कार्बोनेट कवर किया, बाइकार्बोनेट कवर किया, एज वेल एज सल्फेट कवर किया। तो इन सभी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे और खासकर इनऑर्गेनिक में जो पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन होता है तो उसमें हीटिंग इफेक्ट का भी बार बार यूज किया जाता है, जिससे जो है क्वेश्चन आपका अच्छे लेवल का बन जाता है। तो अगर आपको हीटिंग इफेक्ट अच्छे से आता है तो आप क्या कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट के जरिए प्रोडक्ट को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन में।